नमस्कार साथी, मैं अजय सर एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, हमने पिछली वीडियो में महाराष्ट्र को पढ़ रहे थे और महाराष्ट्र के हमने राजनीतिक और कुछ भौगोलिक और कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को देखा था और वहां से बनने वाले आपके जितने भी पॉइंट थे वो हम देख चुके थे। लेकिन अभी भी हमारे महाराष्ट्र के कुछ पहलू छूट गए थे, जैसे कि पर्यटक स्थल और कुछ अन्य तथ्य, उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के महाराष्ट्र के कुछ उन तथ्यों को या उन पॉइंटों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाते हैं और जो आपके अन्य क्षेत्रों में बनने वाले क्वेश्चन भी बना देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले महाराष्ट्र की राजधानी से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से, कि मुंबई से आपके कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं या कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके महाराष्ट्र के लिए प्रमुख हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे और पर्यटक स्थल से या पर्यटक दृष्टि से भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो आपको यहाँ पर बना हुआ मिलेगा आपको गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में पड़ता है। मुंबई जो आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसका निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा, क्यों कराया था इसका निर्माण? देखिए, इसका निर्माण क्या हुआ था, देखिए कि पुर्तगालियों के अंडर में हुआ करता था पहले मुंबई। देखिए, चूंकि देखिए मुंबई को जब बसाया जा रहा था तो पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया, 7 टापुओं पर बसाया गया। देखिए, क्वेश्चन इससे एक और बनता है, ये बनता है कि बताइए कि भारत के किस शहर को 7 टापुओं पर बसाया गया है या फिर 7 टापुओं का बसा हुआ शहर किसे कहते हैं? तो वो भी आपका कौन सा? मुंबई आता है। अच्छा, उसकी कुछ हम राजनीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या राजनीतिक इसका पहलू क्या रहा कि इसको जो गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ा या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था अंग्रेजों द्वारा। देखिए, क्या हुआ था कि प्रिंस चार्ल्स जो हुआ करते थे, कहाँ के? तो ब्रिटेन के। उनकी जो विवाह या उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया था। महारानी या बोल सकते हैं अपन राजकुमारी कैथरीन के साथ जब विवाह हुआ तो क्या होता है कि मुंबई को पुर्तगालियों ने कैसे अंग्रेजों को दहेज में दे दिया कि क्या कीजिए भाई आप यहाँ पर, सॉरी किसको दे दिया था? ये जो दहेज में मिला था ये मिला था प्रिंस को। लेकिन प्रिंस चूंकि कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और ब्रिटेन की, देखिए हम देखेंगे भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी कहाँ की थी? ब्रिटेन की। तो प्रिंस ने ब्रिटिश कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, कि भाई हमें 1 रुपया देते रहना और आप क्या कीजिए अपने व्यापारिक केंद्र खोलिए। कहाँ पर? मुंबई में। तो क्या होता है कि एक बार प्रिंस जब हमारे भारत आ रहे थे तो भारत आने के क्रम में मुंबई में उनके स्वागत में एक दरवाजे का या भव्य दरवाजे का निर्माण कराया गया, जिसे आज हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और यही वो कारण रहा था कि इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि प्रिंस कहाँ आ रहे थे आपके? वो आ रहे थे भारत में, और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में या उन्हीं के लिए ये इसका निर्माण कराया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का। ये आपके समुद्र के बिल्कुल किनारों पर पड़ता है। इसी के पास में आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा होटल जिसका नाम है ताज होटल। वो भी आपका कहाँ पड़ता है? तो वो भी आपका मुंबई में पड़ता है। चलिए और दूसरा पहलू देखेंगे या फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे कि देखिए मुंबई को और किस लिए जाना जाता है? तो मुंबई को अब भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। जी हाँ भाई, ये बिल्कुल सत्य है कि भारत की यदि औद्योगिक राजधानी की बात आती है तो वो भी क्या जाता है आपका? मुंबई में चला जाता है। अच्छा, और पहलू देखेंगे और तथ्य देखेंगे तो इसमें देखेंगे भारत का हॉलीवुड। सभी जाना चाहते हैं मुंबई हीरो बनने के लिए, हॉलीवुड सपनों की नगरी। मुंबई आपका सपनों की नगरी भी कहलाता है। एक वो गाना भी आया था, बम 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 बम्बई और बम्बई हमको जम गई, गोविंदा का गाना हुआ करता था। उन्हीं के उपलक्ष्य में देखो, उसी संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो भारत का जो हॉलीवुड या भारत का जो बॉलीवुड कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में और आपका मूवियों का या फिल्मों का भी निर्माण होता है। और देखेंगे मुंबई और किस लिए प्रसिद्ध है? तो वानखेड़े, प्रसिद्ध आपका क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, ये भी कहाँ है आपका? तो मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो मुंबई से बनने वाले इतने क्वेश्चन कितने कि मुंबई में ही है आपका कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई को आप भारत की औद्योगिक राजधानी कहते हैं, भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। और क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका मुंबई में पड़ता है। चलिए मुंबई के बाद हम देखेंगे कि बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी आपका पर्यटक दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट हो जाता है, क्योंकि बीबी का मकबरा आपका जो बनाया गया था, ये बनाया गया था मुगल शासक जिसका नाम था औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा क्या किया गया था कि अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए यह मकबरा बनाया गया था। चूंकि देखिए उसकी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी
कि इस मकबरे को बनाया जाए या और कोई भी ऐसी इमारत बना जाए, लेकिन उसकी पत्नी की जिद के कारण क्या किया, उसने इस मकबरे का निर्माण कराया गया। और वो कहाँ बनाया गया, तो देखिए वो बनाया था आपका औरंगाबाद में। कहाँ निर्माण किया गया था, औरंगाबाद में। देखिए क्वेश्चन आपके दो बनते हैं, दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन वाले होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका काला ताजमहल और दूसरा होता है बीबी का मकबरा। तो देखिए यदि जब कभी भी आपके बीबी के मकबरे की बात आए तो वो जाएंगे कहां पर, हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और जब कभी भी आपके काले ताजमहल की बात आती है तो वो जाएंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। देखिए काला ताजमहल चूंकि किनकी, मुमताज महल की पहली कब्र थी। और यदि हम बात करें कि बीबी का मकबरा आपका किसका, तो दिलरास बानो बेगम की कब्र जो औरंगजेब की पत्नी हुआ करती थी। और मुमताज महल किसकी थी, तो वो शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं बीबी का मकबरा। यह आपका पर्यटक दृष्टि से मोस्ट हो जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कराया गया था। अच्छा किसके लिए करवाया गया था, तो इसका निर्माण इसने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए कराया था। अच्छा वर्तमान में यह कहां पड़ेगा, तो औरंगाबाद में पड़ेगा। अच्छा इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे ताजमहल की हूबहू गंदी नकल कहते हैं। मतलब ये है कि देखिए औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसी ही आकृति बनवाना चाहा, लेकिन क्या होता है कि देखिए एक बार बन चुकी चीज दोबारा नहीं बनती है। और यही हुआ किसके साथ, इसके साथ, कि बीबी का मकबरा का जो स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा ये बनाया तो जा रहा था ताजमहल के आधार पर, लेकिन उससे बहुत ज्यादा भिन्न हो गया, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इस कारणवश से क्या कहा जाता है, ताजमहल की गंदी नकल कहते हैं। तो बीबी का मकबरा में कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ेगा। अब आगे देखेंगे और क्या यहाँ पर हमारा भाई घूमने लायक है। यदि हम महाराष्ट्र कभी गए तो हम कहां कहां घूमने के लिए जा सकते हैं, तो उसमें देखेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं आपकी और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। देखिए एलोरा की गुफाएं आपकी जानी जाती है रॉक स्ट्रक्चर के लिए, मतलब कि आपके पत्थरों की आकृतियों के निर्माण के लिए। देखिए एलोरा की गुफाएं आपकी स्थापत्य कला का सबसे अच्छा प्रमाण देती है। क्यों देती है, क्योंकि देखिए यह कहां पर स्थित है, सबसे पहले ये देखेंगे तो यह आपकी औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। अच्छा औरंगाबाद में स्थित यह पत्थरों को काटकर बनाई गई क्या थी, आपकी गुफाएं थी। यह गुफाओं का जो निर्माण किया था, और एलोरा की गुफाओं का, इनका निर्माण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो राष्ट्रकूटों को जाता है। मतलब यह है कि राष्ट्रकूटों द्वारा औरंगाबाद में पत्थरों को या फिर चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। किनके द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। अच्छा वही एलोरा में आपको एक प्रसिद्ध मंदिर, शिव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है एलोरा का कैलाश मंदिर। क्या नाम है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर, देखिए जब कभी भी लोग बाग घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपका देखने लायक जो जगह होती है, चीज होती है, वो होती है कौन सा, कैलाश मंदिर। क्योंकि देखिए पूरी की पूरे पत्थर को यानी कि पूरी की पूरी चट्टान को छेनी हथौड़े से काट काट कर एक बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है इस मंदिर का। और बीच में एक मूर्ति का भी क्या किया गया है, अनावरण या फिर मूर्ति को भी बनाया गया है, जो आपका कहाँ पड़ता है, एलोरा में। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पड़ती है, आपकी औरंगाबाद जिले में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के पर्यटक स्थलों में से जो हम सबसे प्रमुख की बात करें तो एलोरा की गुफाएं भी आपकी उसमें आ जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की, तो उसमें देखेंगे आपकी एलोरा के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आपके गुप्त शासकों से संबंध रखती है। कौन से शासकों से, तो गुप्त शासकों से। वहीं आपको देखने को मिलेगी एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं भाई, एलिफेंटा की। तो देखिए अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये तीनों गुफाएं आपको कहां देखने को मिलेगी, तो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल जाती है। और जो भी व्यक्ति पुरातत्व वेद में या फिर पुरातत्व स्थलों से रुचि रखता है, घूमने फिरने की रुचि रखता है, तो उनके लिए महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि यह लोग जाएं, एडवेंचर करें और यहाँ पर घूमें और यहाँ पर तरह तरह की ऐसी संस्कृति, ऐसी आकृतियों और ऐसी गुफाओं के दर्शन करें जो देखने में भी अपने आप में दुर्लभ प्रतीत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ देखने को मिलती है, अपने को महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। अब चलिए और यदि कुछ अन्य तथ्यों में बात करें या अन्य चीजों की, तो आप देखोगे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है ये भाई आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हुआ है, आपका एक पर्वतमाला निकाली गई है, या फिर यहाँ पर पर्वतमाला है जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसे कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बने कि बताइए भाई भारत के किस राज्य में सह्याद्री तट स्थित है, तो किसमें है, आपका महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन बने कि बताइए भाई किस
राज्य में यानी भारत के किस राज्य में कोंकण तट स्थित है? सो वो भी बनेगा भाई हमारा, तो महाराष्ट्र बन जाएगा। चलिए आगे देखें तो देखिए महाराष्ट्र के पश्चिमी तट को सह्याद्री और कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई। इससे क्वेश्चन बनता है भाई, ये आपके लिए मोस्ट हो जाता है, वेरी मोस्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो कौन से? आपका सह्याद्री का हिस्सा या कोंकण पर्वतमाला का हिस्सा है। चलिए अब देखेंगे कुछ आगे हम बात करें यहाँ के एक प्रमुख और स्थल की या धार्मिक स्थल की जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर आपका नासिक में पड़ने वाला महाबलेश्वर आपका पुणे में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इस जगह से आपकी महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कौन सा? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी का जो उद्गम माना जाता है वो कहां से माना जाता है? वो माना जाता है महाबलेश्वर से माना जाता है। चलिए दूसरा और प्रमुख क्षेत्र की बात करें यहाँ के, तो वो है आपका सतारा देखिए आपका वही क्षेत्र है, वही राज्य है या वही रियासत है जिसके द्वारा जब ब्रिटिशों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि को लाया गया था भारत में, जब अन्य राजाओं या रियासतों पर सहायक संधि थोपी जा रही थी, तो उस क्रम में जो सबसे पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को अपनाया था वो कौन सा था? आपका सतारा हुआ करता था। चलिए अब बात करें हम अन्य जगहों की, तो अन्य जगहों में लोनावाला और खंडाला। अरे भाई ये दोनों प्रसिद्ध जगह है। आपके महाराष्ट्र के कोई भी व्यक्ति हो, महाराष्ट्र में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि वो दोनों जगह छुट्टियां मनाने ना जाए तो फिर वो मराठी कैसा हो, वो महाराष्ट्र में रहने वाला कैसा व्यक्ति? ये दोनों इतने अच्छे और इतने फेमस जगह है और इतने पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यहाँ पर लोग बाग छुट्टियां मनाने के लिए ज्यादातर यही जाते हैं, खंडाला। और खंडाला के ऊपर तो गाना भी बनाया गया है वो आमिर खान द्वारा, है आती क्या खंडाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। देखिए लोनावाला और खंडाला। लोनावाला आपका एक पर्यटक स्थल है और एक पठारी एरिया। कैसा एरिया है? पठारी एरिया। पठारी और पर्वतीय एरिया। क्या होता है यहाँ पर? पर्वतों पर चढ़ने के लिए क्या किया जाता है? कार्य किए जाते हैं। मतलब ये जो घूमने के लिए प्रसिद्ध है और एक पर्वत चढ़ाई के लिए जाना जाता है लोनावाला। चलिए आगे देखेंगे और अन्य चीजों के बारे में, अन्य फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो देखोगे आपको सबसे और महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी क्या? रिवर्स वाटरफॉल। रिवर्स वाटरफॉल क्या है भाई? रिवर्स वाटरफॉल आपका पुणे में स्थित एक वाटरफॉल है या झरना है जिसका पानी रिवर्स होकर कहां जाता है? बाहर की तरफ जाता है। मतलब सोचिए झरने का पानी नीचे गिरने की वजह कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। देखने में बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रतीत होता है। यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर किस लिए जाते हैं? केवल भीगने के लिए। खड़े हो जाएंगे सामने और क्या होगा? पानी नीचे जाने की वजह ऊपर आएगा, वो पूरे के पूरे क्या करेंगे भाई? बरसात का, गर्मियों में भी यहाँ पर बरसात जैसा क्या आता है, यहाँ पर बरसात की फीलिंग आ जाती है। कहाँ पर? तो वो है आपका रिवर्स वाटरफॉल। अच्छा ये कहाँ स्थित है? तो स्थिति की बात करते हैं, पुणे में स्थित है। इसका पानी क्या होता है भाई? नीचे जाने की वजह कहाँ आता है? ऊपर की तरफ आ जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोनार झील को। लोनार झील हम देखिए पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं जब हमने इसके लोनार झीलों के बारे में पढ़ा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका निर्माण और हमने ये भी देखा था कि लोनार झील पड़ती कहाँ है? तो बुल्ढाना में। कहाँ पड़ती है? बुल्ढाना में स्थित या बुल्ढाना में यह स्थित है जो आपकी लोनार झील है। यह जानी किस लिए जाती है? तो यह उल्का द्वारा निर्मित एक झील थी जिसे क्रेटर झील के रूप में जानते हैं और यह मीठे पानी की झील है। और इसे जब हम दूर से देखते हैं, मतलब दूर से कि झील बोल सकते हैं कि झील बहुत दूर है और हम दूर से खड़े हुए हैं और उसे दूर से जब निहार रहे हैं तो इसका पानी का जो हमें कलर दिखाई देगा वो पीले कलर का दिखाई देता है। दरअसल यहाँ पर पीले कलर का होना या पानी का पीला दिखाई देने का एक कारण है वो है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। क्या होता है? आसपास पर्वत है इसके और काले पर्वत पाए जाते हैं। काले पर्वतों पर जब बरसात के टाइम पर काई जम जाती है और काई जब गर्मियों के समय पर सूख जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और उसी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस कारणवश आपका पानी में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, जिस कारणवश इसका पानी कैसा दिखाई देता है? हमें पीला दिखाई देने लग जाता है। चलिए और अन्य चीजों की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख किले यहाँ के देखिए मराठा साम्राज्य में आपके बहुत सारे किले थे। मराठा साम्राज्य से लेकर अन्य शासकों द्वारा भी आपके वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में कई किले बनाए गए थे और ये किलों के लिए जाना जाता है। किले में यदि हम बात करें तो सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ के किले को शेरे किला भी कहते हैं। शेरों का किला, शेरों का किला मतलब किसी एक नाम से और जानते हैं शेरों का किला। दूसरा है आपका शिवनेरी का किला,
शिवनेरी का किला सभी को याद होगा कि इसी में क्या हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था। किसमें हुआ था, शिवाजी का जन्म किसमें हुआ था, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इसी कारणवश उनका नाम भी क्या पड़ा था, शिवाजी रखा गया था। चलिए बात करते हैं हम कोठाड़ किला की। कोठाड़ा इसको कहा जाता है, कोठाड़ा का किला। कोठाड़ा का किला आपका फेमस है भाई, किस लिए फेमस है, क्योंकि इसी किले को वापस पाने के लिए, यानी कि इसी किले को मराठा साम्राज्य में शामिल करने के लिए, मिलाने के लिए आपके महान सेनानायक या मराठाओं के महान सेनापति जिनका नाम था तानाजी, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या हुआ था, इस किले को उन्होंने जीत लिया था और छत्रपति को सौंप दिया था। छत्रपति को जब यह किला सौंपा गया और उन्हें जब सूचना दी गई कि भाई किला तो हमारे अंडर में हो गया है, लेकिन क्या हुआ कि मराठों के सबसे प्रतापी सेनानायक जिनका नाम है क्या, तानाजी, उनका देहांत हो गया, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो अफसोस जताते हुए शिवाजी ने इनके ऊपर एक बात कही थी कि भाई किला आइला पण शेर जाइला, मतलब कि मराठी में कहा था उन्होंने कि भाई क्या हुआ कि किला तो आ गया लेकिन हमारा एक शेर चला गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे किले की या अन्य किलों की। तो इसमें देखोगे रायगढ़ का किला और मिलेगा आपको लोहागढ़ का किला और प्रतापगढ़ का किला। प्रतापगढ़ का किला वही किला है जिसमें क्या हुआ था, आपके रायगढ़ का किला और प्रतापगढ़ का किला, ये दोनों किले वो हैं जिनको शिवाजी द्वारा पहली बार राज्य के लिए लाया गया था या राज्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इन पर काम किया गया था, इन पर ही शासन किया गया था। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ अन्य चीजों के बारे में, अन्य जगहों की। तो आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको मरीन बीच। कौन सा बीच, साम्राज्य तो आपका शिवाजी का हुआ करता था। उसके बाद अन्य जगह जब विकसित हुई आधुनिक काल में, उनमें जो सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी चीजें हैं वो कौन सी है, उनमें आती है आपकी मरीन बीच, जुहू बीच। ये दो प्रमुख बीच यहाँ के फेमस है। कहाँ के, वो आपके महाराष्ट्र के। कहाँ के, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में आपके दोनों बीच कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मुंबई में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, मुंबई के ये दोनों क्या है, फेमस बीच है मुंबई के। कौन से, जुहू बीच और मरीन बीच। अब चलिए और अन्य चीजों की बात करेगा, अन्य क्षेत्रों की या जगहों की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अगला दूध सागर झरना। दूध सागर झरना नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दूध सागर झरना मतलब दूध जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। क्या है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, जब उन लोगों को रोक लिया जाता है बीचों बीच और उसके सामने ही बिल्कुल जस्ट सामने आपको इस वाले झरने का दृश्य दिखाई देता है, जिसे अपन दूध सागर झरना के नाम से जानते हैं या दूध सागर वाटरफॉल भी कहा जाता है इसको। देखिए यह इगतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इगतपुर में। जब हम क्या करेंगे, मुंबई से गोवा के लिए निकलते हैं, कहाँ से निकलेंगे, मुंबई से गोवा के लिए जब निकलते हैं तो बीच में रेल मार्ग है या बीच का जो रेल लाइन डली हुई है, वहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है इगतपुर। इगतपुर में ही आपको दूध सागर झरना देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य चीजों की और। तो उसमें आप देखोगे शिवाजी टर्मिनल। शिवाजी टर्मिनल क्या है, तो शिवाजी टर्मिनल आपका यह एक जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन शिवाजी टर्मिनल है। यहाँ पर देखिए, और जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, ताज होटल पर 2011 में जब क्या हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय जब क्या की गई थी, फायरिंग की गई थी। जब उस समय पर क्या हो रहा था, स्ट्राइक की जा रही थी, जब यहाँ पर गोला बारूद से फायरिंग की जा रही थी, तो आपके जो आतंकवादी थे इसी टर्मिनल में छिप गए थे, शिवाजी टर्मिनल में। चलिए यह क्या है, आपका भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। कौन सा है, शिवाजी टर्मिनल। अब बात करें हम यहाँ की सबसे प्रमुख व्यक्ति के बारे में, महाराजा छत्रपति शिवाजी के बारे में। महाराजा छत्रपति शिवाजी के बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य किनके अंडर में हुआ करता था, छत्रपति शिवाजी के बारे में हुआ करता था। देखिए यही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पहली बार दक्षिण भारत में इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ राजनीति की गई थी या राज्य चलाया गया था। इन्होंने देखा कि देखिए उत्तर भारत में मुस्लिम शासन चल रहा है, मुस्लिम शासक है, और दक्षिण भारत में भी वो क्या कर रहे हैं, अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ को ठुकराने के लिए इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में एक हिंदू शासन काल लाने के लिए, हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए इनके कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो देखेंगे इनको भारत में मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई हुआ करता था। इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। इनके पिता का नाम साहेजी भोसले हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। अन्य तथ्यों के बारे में हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र की बाउंड्री है, जो सीमा है, यह किन किन क्षेत्रों को या किन किन राज्यों के साथ लगती है।
साम्राज्य देखने के बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं यह कौन कौन राज्यों को छूती है। तो यदि हम बात करें उत्तर में आपको किसको छुएगी, तो ये छुएगी आपको मध्य प्रदेश को। उत्तर में आपका मध्य प्रदेश से लगेगा है महाराष्ट्र की सीमा। और हम बात करेंगे इस तरफ, तो इस तरफ आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य आपका महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ राज्य। इधर देखोगे तो आपको एक राज्य मिलेगा तेलंगाना। इधर बात करें तो इधर आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तो सॉरी, तमिलनाडु नहीं, यहाँ पर कर्नाटक। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक मिल जाएगा। और इधर हम बात करें तो इधर वाले हिस्से में आपको लगता है आपका गोवा, ठीक है। और यदि हम बात करें इधर, तो इधर आपको गुजरात लगता है। तो महाराष्ट्र की यदि हम बात करें कि कितने राज्यों के साथ यह सीमा को साझा करता है, बॉर्डर बनाता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि 6 राज्यों के साथ यह अपनी बाउंड्री बनाता है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें कि यह पश्चिम में आपके किस तट को या फिर किस सागर से लगता है, तो यहाँ आपका अरब सागर पड़ता है। कौन सा सागर? अरब सागर आपका पश्चिम में स्थित है। इसके अरब सागर पश्चिम में क्या स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है आपका अरब सागर। तो देखिए आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा, इतने राज्यों के साथ क्या करता है? आपकी सीमा को साझा करता है। अब चलिए इससे बनने वाले प्रत्येक पॉइंट को हम देख चुके हैं, और एग्जाम में आने वाले यदि कोई भी पॉइंट रहेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पूरे के पूरे एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे हम सारे के सारे देख चुके हैं। चलिए ये आपका महाराष्ट्र होता है आपका आज पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हुआ है। अब आगे आप देखोगे अगला राज्य जो है आपका तेलंगाना, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।